चाहिए। जल्दी मुझे बताएं, इनकी समझ आई है? अगर एक बच्चे को भी समझ नहीं आई तो मुझे वो बताएं, मैं उसको रिपीट करूंगा, लेकिन आपको आनी चाहिए क्योंकि आगे ये बार बार रिपीट होगी। डॉक्टर मुकद्दस एक्सीलेंट, समझ आ गई है। डॉक्टर अक्सा को भी समझ आ गई है। बाकी क्या कहते हैं? अगर एक बच्चे को भी समझ नहीं आई तो मुझे एक दफा बता दे, मैं उसको उसके लिए रिपीट कर दूंगा। डॉक्टर लाइबा कह रही है रिपीट कर दें। ओके, मैं इसको बताता हूँ। देखो, मैंने कहा कि मैंने एक्सपायर करना है, मैंने एयर को बाहर निकालना है। जब मैंने एयर को बाहर निकालना है तो पहले सेकंड में मैं जितनी एयर एक्सपायर करूंगा वो कितनी होती है? वो होती है FeV1। और मैंने फिर कहा कि मैंने टोटल एयर चेक करनी हो कि मैंने टोटल एयर कितनी एक्सपायर की, तो उसमें मैं क्या ऐड करूंगा? उसमें मैं 80% FeV1 ऐड करूंगा और 20% जो बाकी एयर बची थी उसको भी जब मैं बाहर निकालूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी? फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। तो FeV1 क्या होती है? एक्सपायरेशन के दौरान पहले सेकंड में जो एयर बाहर आती है उसको हम FeV1 कहते हैं। और टोटल एयर जितनी बाहर आती है फोर्स लगा के उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। और जितने भी हेल्दी बंदे होते हैं उनमें जो पहले सेकंड में एयर बाहर आती है वो कितने परसेंट होती है? वो 80% होती है। मतलब कि फर्ज करो अगर एक्सपायरेशन के दौरान उसने 100 मिलीलीटर एयर बाहर निकाल ली है ना, तो अगर एक हेल्दी बंदा है तो वो पहले सेकंड में ही 80 मिलीलीटर तो पहले सेकंड में निकाल देगा, और 20 मिलीलीटर वो फिर बाद में जोर जब लगाएगा तो तब बाहर निकलेगी। तो इस टोटल को हम क्या कहते हैं? इस टोटल को हम क्या कहते हैं? FVC, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। आई होप कि अब आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा। ये दोनों टर्म्स आपको आनी ही चाहिए, ठीक है? इसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यार ऑब्स्ट्रक्टिव और जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है इनमें क्या फर्क होता है, इसकी रेशो में क्या फर्क होता है। और ये लाजमी समझ लेना क्योंकि ये जो लेक्चर है ना, ये बड़े बड़े जो समझते हैं ना अपने आप को, तो उनको भी नहीं आता। तो आपने इसको बड़ा बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है और आपने इसको अच्छे से समझना है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की रेशियोज में क्या फर्क होता है? अब एक बंदा है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का, एक बंदा है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का। मतलब कि जब वो एयर को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसकी जो लंग्स है वो कोलैप्स कर जाती है, उसका जो एयर वे वो कोलैप्स कर जाता है। वो कैसे करता है वो हम समझते हैं। तो आपने कहना है कि अगर एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का पेशेंट है तो पहले हम देखते हैं कि उसमें जो FeV1 है उस पे क्या फर्क आएगा? FeV1 पे क्या फर्क आएगा? तो अब जरा मुझे अपनी सारे बंदे बताएंगे, अपनी अकल से बताएंगे। अगर एक बंदा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का है, जब वो एयर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जब वो बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसकी एयर बाहर नहीं निकलती। तो मुझे बताएं कि पहले सेकंड में जो वो एयर निकालेगा वो ज्यादा एयर निकालेगा या कम एयर निकालेगा? शाबाश, जल्दी बताएं। डॉक्टर काशिफ एक्सीलेंट, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। डॉक्टर लाइबा को भी समझ आ गई है, डॉक्टर मुकद्दस को भी समझ आ गई है। आप सारे मुझे ये कह रहे हैं कि अगर एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का पेशेंट है तो वो जब एयर को बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो पहले सेकंड में वो बेचारा कम एयर निकाल पाएगा। तो इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के पेशेंट में FeV1 हमेशा कम होगा। FeV1 हमेशा क्या होगा? कम होगा। और अब जरा मुझे बताएं FVC के बारे में कि अगर एक बंदा है और उसमें फोर्स्ड वाइटल जो कैपेसिटी है, अगर एक बंदा है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का और वो उसने एक्सपायर करना है, उसने एयर बाहर निकालनी है लेकिन उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, तो मुझे बताएं कि वो बेचारा जोर जोर लगा के एयर को बाहर निकाल तो पाएगा, लेकिन इसमें जो FVC है वो कम होगी, बहुत ही कम होगी, या नॉर्मल होगी? डॉक्टर तलहा कह रहे हैं कम, डॉक्टर मुकद्दस, डॉक्टर लाइबा, तकरीबन आप सारे कह रहे हैं कम होगी। इसमें जो अहम बात है वो आपने ये याद रखनी है कि देखो, चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, जो आपका आउटफ्लो है वो तो ब्लॉक है। जब आउटफ्लो ब्लॉक है तो जो FeV1 है वो बहुत कम हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका वो जितना मर्जी जोर लगा ले वो एक सेकंड में एयर को बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए मैंने दो एरो बनाए हैं। लेकिन वो बाद में बेचारा जोर जोर लगाएगा, थोड़ा जोर लगा के अपनी एयर को कम निकाल लेगा, लेकिन फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो कम एयर को निकालेगा। तो इसमें आपने याद रखना है FeV1 कम, बहुत कम होगा, लेकिन जो FVC है वो भी कम होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब आपने मुझे बताना है रिस्ट्रिक्टिव में क्या था? आपकी फिब्रोसिस हुई पड़ी है, इंस्पायरेशन में मसला है। फिर मैं आपको इसका एंड पे निमोनिक भी लिखवाता हूँ कि आपने इसको याद कैसे करना है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, ठीक है, फिब्रोसिस हुई पड़ी है, तो अब आपने क्या करना है? अब पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदे की रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, अगर एक बंदे की क्या है? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, उसकी फिब्रोसिस हुई पड़ी है, वो बेचारा सही तरह अंदर ही नहीं एयर लेके जा रहा, तो क्या वो एयर को बाहर निकाल पाएगा पहले सेकंड में? इसमें FeV1 इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? जल्दी बताएं, शाबाश। डॉक्टर तलहा कह रहे हैं कम और डॉक्टर लाइबा कह रही है नहीं। डॉक्टर काशिफ कह रहे हैं इंक्रीज होगा, डॉक्टर मुकद्दस कह रही हैं डिक्रीज होगा।
ये तो आपकी जो राय है वो बदल गई है। देखो मैं बताता हूँ। देखो चूंकि उसको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, एयर अंदर ही नहीं जा रही, तो जब अंदर ही नहीं जाएगी तो बाहर भी नहीं आएगी। तो आपने कहना है जो FEV1 है, FEV1 कम हो जाएगा, FEV1 कम हो जाएगा। और जो आपकी FVC है, जो आपकी FVC है वो क्या होगी? अब देखो FVC क्या है कि टोटल आप कितना एक्सपायर करते हो, टोटल आप कितना एक्सपायर करते हो। अब जरा मुझे बताएं कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में एयर ही नहीं आप अंदर लेके जा रहे, तो FVC कम होगा ज्यादा होगा? जल्दी बताएं, शाबाश, जल्दी बताएंगे। डॉक्टर लाइबा ने बिल्कुल सही बता दिया, डॉक्टर मुकद्दस भी सही बता रही हैं। जो FVC है, चूंकि आप एयर अंदर ही नहीं लेके जा रहे तो आप बाहर भी नहीं निकाल पाओगे, तो FVC भी कम हो जाएगा। और वो क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। वो क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। तो मैंने इसके 2 एरो बना दिए हैं। अब अगर मैं कहूं कि मैं इसकी रेशो लेना चाहता हूं FEV1 की, FEV1 ओवर FVC, FEV1 और ओवर FVC, तो अगर आप देखें कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में दोनों कम हुए हैं, दोनों क्या हुए हैं? कम हुए हैं। बट जो FEV1 है वो बहुत कम हो गया, वो बहुत छोटा हो गया। फर्ज करें जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना वो इसकी 4/5 होती है, नॉर्मल वैल्यू ये 4/5 होती है। लेकिन जो FEV1 है वो तो बहुत कम हो गया, वो फर्ज करें 1 हो गया। और जो आपका FVC है वो 4 हो गया। ऐसे ही है। तो आपकी कितना आंसर आएगा? 0.25। मतलब कि आपकी जो रेशो है वो बहुत छोटी हो गई है। नॉर्मल जो रेशो होती है वो 0.7 होती है, कुछ लोग 0.8 लिखती हैं, लेकिन नॉर्मल रेशो कितनी होती है? 0.7 होनी चाहिए। FEV1 ओवर FVC जो रेशो है वो 0.7 होनी चाहिए, 4/5 होनी चाहिए। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में जो FEV1 होता है वो बहुत कम हो जाता है, FEVC भी कम होता है लेकिन वो इतना कम नहीं होता। तो जो रेशो है वो बहुत छोटी आ गई है। तो आपने कहना है जब भी FEV1 ओवर FVC रेशो, जब भी FEV1 ओवर FVC रेशो हमारी क्या होगी? छोटी होगी 0.7 से। जब भी हमारी FEV1 ओवर FVC रेशो 0.7 से छोटी होगी, तो आपने क्या कहना है? इस पेशेंट को क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। ठीक है, तो इसकी समझ आई है? अगर जो ऊपर वाली रकम होती है बटे में, जो डिनोमिनेटर होता है, अगर वो छोटा हो तो हमारी जो रेशो हो जाती, रेशो क्या आती है? रेशो छोटी आती है। तो इस वजह से जो रेशो है वो छोटी आ गई है, बहुत कम हो गई है FEV1, जिसकी वजह से 0.25 आई है। तो 0.25 क्या है? 0.7 से छोटी है। तो आपके पेशेंट को क्या होगी? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होगी। दूसरी तरफ चलते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ आपको समझ आई है या नहीं आई। देखो इसके जब अगर मैं रेशो लूंगा तो FEV1 ओवर FVC, ठीक है, ये वो वाला कंसेप्ट है कि आप अपने इर्द गिर्द जो थीटे बंदे हैं उनसे जरा समझ के देखना कि वो आपको किस तरह ये बताते हैं, तो वो अपनी कोई कहानी इसके अंदर आजाद कर देंगे। लेकिन असल कॉन्सेप्ट यही है इसका। FEV1 ओवर FVC, FEV1 और ओवर FVC क्या होता है? हमें पता है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में FEV1 भी कम होता है और FVC भी कम होता है, लेकिन जो FVC है वो बहुत कम हो जाता है। वो क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। जिसकी वजह से आपको पता है अगर हम डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत छोटी कर दें और डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारी थोड़ी सी बड़ी हो, तो जो आपकी ओवरऑल रेशो है वो इंक्रीज हो जाती है। रेशो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो सिर्फ आप ये याद रख लें, अगर 0.7 से आपकी रेशो बड़ी है, अगर 0.7 से आपकी रेशो क्या है? बड़ी है। नॉर्मल कितनी थी? 0.7 थी। अगर 0.7 से छोटी है तो ऑब्स्ट्रक्टिव है, अगर 0.7 से बड़ी रेशो है तो आपने क्या कहना है कि ये पेशेंट किसका है? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का। तो अगर मैं आपको एक PFT दूं, ठीक है, आपने देखा होगा डॉक्टर PFT टेस्ट करवाते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में वो आपको ये रेशो बता देते हैं और आपको कहते हैं कि ये रेशो कितनी है? 1.3 है। तो आप बताएं ये कौन सी डिजीज है? ये रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है या ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है? जल्दी बताएं, शाबाश। अगर रेशो 1.3 है तो मुझे बताएं कि जो ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होगी या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होगी? जल्दी बताएं, फिर मैं आपको इसका निमोनिक भी लिखवाता हूँ। डॉक्टर लाइबा एक्सीलेंट, आप सही बता रही हैं, डॉक्टर मुकद्दस भी सही बता रही हैं और डॉक्टर तलहा भी सही बता रहे हैं। तकरीबन आपको मेरी बात पल्ले पड़ गई है कि अगर 0.7 से कम रेशो हो तो उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, और अगर 0.7 से ज्यादा रेशो हो तो उसको हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ठीक है। और अब ये होता क्यों, क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें चेंजेस आते हैं। तो ये आई होप कि आपको मेरी बात पल्ले पड़ गई है कि इसमें रेशोज का क्या फर्क होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये स्टूडेंट को समझ नहीं आता। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल भी ये लग रहा होगा, लेकिन आपने इसको जाया नहीं करना, इसको आपने लाजमी समझना है। अब एक टेबल है, हम टेबल कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम इसको खत्म करते हैं और कल फिर हम अपनी इंशाल्लाह डिजीजेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
आज थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके लिए माजरत। तो कल से हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब सब आपने मुझे बताना है, आपने मुझे सारी वैल्यूज लिखवानी है, ठीक है? आपकी अकल क्या क्या कहती है, तो मैं आपसे ही पूछूंगा और आप फिर हम टेबल में ऐड करते हैं। तो जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम में उसने लिखा हुआ है आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता था? रेजिडुअल वॉल्यूम वाज दैट वॉल्यूम दैट रिमेन्स, जो कि हमेशा हमेशा आपकी लंग्स में रहता है, जो कि हमेशा हमेशा आपकी लंग्स में क्या होता है? रहता है। अब इसमें पहले उसने लिखा हुआ है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ठीक है, और उसके बाद उसने सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। इसको गौर से देखना, ये बड़े स्टूडेंट को तंग करता होता है। देखो, अब मुझे जरा बताएं कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, जो आपके हमेशा हमेशा आपकी लंग्स में प्रेजेंट होता है, आप जो मर्जी कर लें, आप वो वॉल्यूम बाहर नहीं निकाल सकते। अगर एक ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, अगर क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, आप एयर को अंदर तो लेके जा रहे हैं, एयर को अंदर तो लेके जा रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं उसको लेके आ पा रहे, तो मुझे बताएं कि रेजिडुअल वॉल्यूम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? शाबाश, जल्दी बताएं। डॉक्टर मुकद्दस, एक्सीलेंट, तकरीबन आप सारे सही बता रहे हैं कि ज्यादा होगा। तो आपने कहना है रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा, शाबाश। और रिस्ट्रिक्टिव में क्या होगा? रिस्ट्रिक्टिव में क्या होगा? चूंकि रिस्ट्रिक्टिव में इंस्पायरेशन में मसला है, हम एयर को अंदर ही नहीं लेके जा पा रहे, लेकिन एक्सपायर नॉर्मल कर पा रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्टिव में अंदर ही नहीं एयर जा रही, तो क्या होगा? रिस्ट्रिक्टिव में हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद उसने लिखा है टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, कि टोटल वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा। अब जरा मुझे बताएं, जब मैं एयर को अंदर तो ले जाऊंगा, अंदर तो एयर को ले जाऊंगा, लेकिन मैं उसको बाहर ही नहीं निकाल पा रहा, तो एयर मेरी अंदर ही अंदर कैद होती रहेगी। जब वो अंदर अंदर कैद होती रहेगी, तो टोटल लंग कैपेसिटी ऑब्स्ट्रक्टिव में इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए? तो ऑफ कोर्स अगर अंदर कैद हो रही है एयर, तो इंक्रीज होनी चाहिए, टोटल लंग कैपेसिटी ऑब्स्ट्रक्टिव में इंक्रीज हो जाती है। और रिस्ट्रिक्टिव में क्या होगी? रिस्ट्रिक्टिव में डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो तो बेचारी अंदर कैद हो गई है, अंदर क्या हो गई है? कैद हो गई है, और अंदर कैद ही नहीं, अंदर जा ही नहीं रही, तो कैद खाक होगी। तो टीएलसी जो है, टोटल लंग कैपेसिटी, वो ऑब्स्ट्रक्टिव में इंक्रीज हो जाएगा और रिस्ट्रिक्टिव में डिक्रीज हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, और आगे है जी FeV1, ठीक है, FeV1, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। पहले सेकंड में आप कितनी एयर को बाहर निकालोगे? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, अगर जो आउटफ्लो ट्रैक है वो ऑब्स्ट्रक्ट है, वो बंद हुआ पड़ा है, तो आप पहले सेकंड में एक्सपायर कर पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो आपकी जो FeV1 है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये अभी मैं आपको पीछे पीछे भी समझा के आया हूं कि FeV1 जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जो रिस्ट्रिक्टिव है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, लेकिन वो इतनी डिक्रीज नहीं होगी। क्यों? ये डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि एयर अंदर कम जा रही है, तो बाहर भी कम आएगी। उसके बाद है FVC, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी क्या था? टोटल के टोटल आप कितनी एयर बाहर निकाल सकते हो, उसको हम फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो उस वो क्या होगा? देखो, जब आपकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो आप जोर जोर लगा के, पहले सेकंड में तो आपकी एयर बिल्कुल नहीं निकलेगी, जब आप पहले सेकंड में नहीं निकलेगी, तो आप जोर जोर लगा के एयर को बाहर तो निकाल लोगे, लेकिन जो टोटल एयर होगी वो फिर भी कम होगी, इट विल स्टिल लो। तो जो FVC है वो भी लो होगी। बट जो आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, इसमें भी क्या होगा? इसमें एयर अंदर ही नहीं जा रही, तो बाहर भी नहीं आएगी, तो आपकी FVC भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद उसके बाद है आपकी रेशो, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। FE FeV1 ओवर FVC। अब देखो, जो आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज थी, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या हुआ? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या था? जो पहले सेकंड में थी, पहले सेकंड में बहुत कम हो गई थी, और FVC टोटल भी कम हो गई थी। मतलब जो ऊपर वाली रकम है, जो डिनोमिनेटर है, वो क्या हो गया? कम हो गया। तो जब भी डिनोमिनेटर कम हो गया, अगर आपको मैथ आता है तो आपको पता होगा, जब हम ऊपर वाली रकम को छोटा करें तो हमारी रेशो छोटी आती है। तो आपने याद रखना है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में जो FeV1 ओवर FVC रेशियो है वो छोटी होगी, और वो कितनी छोटी होगी? इट विल बी लेस देन 0.7, इट विल बी लेस देन 0.7। आगे चलते हैं, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होगा? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में हमारी जो FVC है वो बहुत कम है, और FeV1 भी कम है। तो हमें पता है कि जब अगर हम नीचे वाली जो रकम है बहुत छोटी कर दें, तो हमारी जो ओवरऑल रेशियो है वो बढ़ जाती है। तो आपकी जो FVC रेशियो है वो या नॉर्मल होगी, या क्या होगी? नॉर्मल होगी, या फिर क्या होगी? वो इंक्रीज होगी, या फिर वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। और वो कितनी इंक्रीज होगी? इट विल बी मोर देन 0.7। अगर वो 0.7 से ज्यादा है, तो आपने क्या कहना है कि ये क्या है? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। और एक बच गई है, फिर मैं आपको एक निमोनिक बताता हूं, आपने उससे याद कर लेना इसको, और इंशाल्लाह आपको ये नहीं भूलेगा, ठीक है? और
जो बच्चे भाग गए हैं फिर मैं इनको देख लेता हूं कि इनको कैसे समझ आती है कल वाले टॉपिक्स। एफआरसी, तो एफआरसी में क्या होता है? एफआरसी क्या है? आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। मैंने आपको कहा था आप अपने लंग वॉल्यूम वगैरह ना उसको रिपीट कराना। तो जो एफआरसी है, एफआरसी को चाहे रट्टा लगा लो, अगर आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है। एफआरसी हम किसको कहते हैं? एफआरसी हम कहते हैं कि हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, कि हमारी किस कैपेसिटी पे हमारी लंग्स जो है वो फंक्शन करती हैं। तो चूंकि चूंकि इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन है और हमारी जो लंग्स है उसमें एयर कैद हो रही है, उसमें एयर ट्रैप हो रही है, तो इसमें क्या होगा? रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा होने से इसमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या आ जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और इसमें जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, इसमें जो एफआरसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें एयर अंदर ही नहीं जा रही, तो हमारी जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। अब आपने इसको याद कैसे करना है? ठीक है, अब आपने इसको याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक निमोनिक है बड़ा प्यारा सा, वो उस निमोनिक को आपने लाजमी याद करना है। देखो, एक है आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, इसको इसका निमोनिक क्या है? देखो, गौर गौर करो, ऑब्स्ट्रक्टिव लफ्ज पे गौर करो। इसमें आपको तीन लफ्ज मिलेंगे, ओ, बी और यू। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव में आपको तीन लफ्ज मिलेंगे, ओ, बी एंड यू। ओ, बी एंड यू। तो इसको आपने इस तरह लिख लेना है, ओ, बी एंड यू। ठीक है, अगर आपको ये भूल जाता है तो आपने ये निमोनिक लाजमी याद करना है। देखो, ओ से आपने क्या याद रखना है? ओ से आपने क्या याद रखना है? आउटफ्लो प्रॉब्लम। ठीक है, आउटफ्लो प्रॉब्लम। जो ऑब्स्ट्रक्टिव है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती हैं, इसमें क्या होता है? एयर बाहर नहीं आ पाती, आउटफ्लो नहीं होता। और बी से आपने क्या याद रखना है? बिलो। ठीक है, बिलो का मतलब क्या होता है? डाउन, मतलब कम। तो जो एरो होगा वो बिलो होगा, मतलब कि जो आपकी रेशो है, जो रेशो है वो बिलो होगी, वो छोटी होगी 0.7 से। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में जो रेशो होगी वो बिलो होगी। और यू से आपने क्या याद रखना है? अपर अपर वैल्यू, अपर वैल्यू डिक्रीज। ठीक है, अपर वैल्यू क्या हो गई है? बहुत कम हो गई है। मतलब कि जो ऊपर हमारी क्या थी? एफ ई वी वन ओवर एफ वी सी थी ना, तो एफ ई वी वन बहुत छोटी हो जाती है, किसमें? ऑब्स्ट्रक्टिव में। तो ये तीन अगर आपको करेक्टरिस्टिक आती हैं तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे इसमें। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में ओ से आपने क्या याद रखना है? आउटफ्लो प्रॉब्लम। बी से क्या याद रखना है? रेशो बिलो होगी किसके? 0.7 के। और जो अपर वैल्यू है, मतलब डिनोमिनेटर जो है, जो बटे के ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है? एफ ई वी वन, वो क्या हो गई है? बहुत कम हो गई है। तो अपर वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। उसके बरक्स हमारी दूसरी दूसरी डिजीज कौन सी थी? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, अब ये क्या चीज है? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज क्या चीज है? देखो, इसमें आप गौर करो तो इस पे आपने तीन लफ्ज निकालने हैं, आर, आर आई, आर, आर ई और आई। ठीक है, आर ई और आई। देखो, ये आर, ई और आई, ये तीन लफ्ज आपने बाहर निकाल लेने हैं। आर से आपने क्या याद रखना है? ई से आपने क्या याद रखना है? और आई से आपने क्या याद रखना है? मैं आपको बताता हूँ। आर से आपने क्या याद रखना है? री इनसाइड। ठीक है, री इनसाइड एयर, री इनसाइड एयर प्रॉब्लम। मतलब कि आपने आर से क्या याद रखना है? इनसाइड, के अंदर जाने में मसला है। ठीक है, एयर, एयर की इंस्पायरेशन में मसला है। ओ से आपने क्या याद रखना है? आउटफ्लो, एयर बाहर ही नहीं आ पा रही थी ऑब्स्ट्रक्टिव में। बट रिस्ट्रिक्टिव में आपने क्या याद रखना है? री इनसाइड, के इनसाइड, इनसाइड प्रॉब्लम है, एयर अंदर ही नहीं जा रही। ई से आपने क्या याद रखना है? एलिवेटेड। ठीक है, एलिवेटेड। और एलिवेटेड से क्या याद रखना है? एलिवेटेड रेशो, मतलब रेशो क्या है? रेशो क्या है? मोर देन 0.7 है। तो इस तरह आपको चीजें याद रहेंगी, वरना ये मिक्स हो जाती हैं। आई से आपने क्या याद रखना है? इंफीरियर। इंफीरियर वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। इंफीरियर वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब कि क्या, हम हमारी रेशियो इस तरह होती है, एफ ई वी वन ओवर एफ वी सी। तो जो इंफीरियर वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी। और जब हमें पता है कि जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में एफवीसी बहुत कम हो जाती है और एफवीवी1 कम कम होती है, जिसकी वजह से रेशियो इंक्रीज हो जाती है। तो आपने ये निमोनिक यूज कर सकते हो। मैंने एक जगह पे पढ़ा था तो मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ, वरना ये बहुत मुश्किल हो जाती है इनको याद करना। अभी तो आपने सुना और आपको याद हो गया, लेकिन आपको ये भूल जाएगा। तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से निमोनिक के साथ याद करना है, और ये आपके बहुत काम आएगा मेडिसिन में। ठीक है, और आगे भी कल से हम इंशाल्लाह ये डिजीज स्टार्ट करेंगे तो हम इसको डिटेल में